हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट इशू के बारे में। जानेंगे कि वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या डिफरेंस है राइट इशू और बोनस इशू में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि राइट इशू क्या होता है। राइट इशू आपको मैं एक सिंपल मीनिंग के साथ समझाऊंगी। मान लीजिए कि आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, और आप अब एक नया लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं। जब आप नया लैपटॉप बाय करेंगे, सपोज आप पुराना जो है उसकी रीसेल वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप कई बार डिसीज़न लेते हैं कि छोड़ इसको, क्यों सेल आउट करना, ये घर पर कोई और यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब आप अपना पुरानी चीज़ किसी को देते हैं तो आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आप घर में ही किसी से पूछें। अगर घर में सबके पास ऑलरेडी है, फिर आप कोशिश करती हैं अपने फ्रेंड सर्कल से पूछें, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप गिव अवे करते हैं तो सबसे पहले आप अपने पास के लोगों से पूछते हैं, राइट। उसी तरीके से अगर मैं कंपनी का एग्जाम्पल लूँ, कंपनी ने जब भी नए शेयर इशू करने होते हैं तब वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आप नए शेयर और लेना चाहते हैं। अगर तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कहें कि भी वो नहीं लेना चाहते, तभी कंपनी क्या करती है और मार्केट में उसको इशू कर देती है, या फिर यूँ कह लीजिए नए शेयर होल्डर्स को उसको इशू कर देती है, ठीक है। अब जो कंपनी ने राइट दिया है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पहले एक्वायर कर सकते हैं शेयर्स को, और मे बी कंपनी डिस्काउंट के ऊपर भी दे सकती है, इसी राइट को हम कहते हैं राइट इशू। आइए देखते हैं राइट इशू का क्या मीनिंग है। राइट इशू इज एन इन्विटेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स to purchase additional new share in the company. This type of issue gives existing shareholder securities called the right. With the right, the shareholder can purchase new share at a discount to the market price on a stated future date. तो इस राइट के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो फ्यूचर डेट पर शेयर्स को बाय कर सकते हैं और उनको जो शेयर्स मिलेंगे वो डिस्काउंटेड रेट पर मिलेंगे एज कंपेयर टू शेयर्स इशू टू द अदर शेयर होल्डर्स, राइट। इस राइट को जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नए शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं राइट इशू। अब इसकी कुछ प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं। द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस specifying the number of shares offered and limiting a time not being less than 15 days and not exceeding the 30 days from the date of offer, within which offer, if not accepted, shall be deemed to have been declined। तो जो कहते हैं हमने राइट देना है ना शेयर होल्डर्स को, उनको 15 दिन का टाइम पीरियड देना है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप हमें बता दीजिए कि आप लेना चाहते हैं, अपने राइट का यूज़ करना चाहते हैं। अगर तो करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो हम मान लेंगे कि आपने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है। अब टाइम पीरियड जो है वो 15 दिन से लेकर कितने दिन तक रह सकता है, 30 डेज, यानी कि आप 15 से 30 डेज का टाइम पीरियड दोगे अपने शेयर होल्डर्स को कि वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डन। सेकेंड पॉइंट है, unless the article of the company otherwise provide, the offer aforesaid shall be deemed to include the right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered to him or any of them in favor of any other person, and the notice shall contain the statement of this right। कहते कि जो आप राइट दे रहे हो ना अपने शेयर होल्डर्स को,
उस राइट को शेयर होल्डर रिनाउंस भी कर सकता है। रिनाउंस मतलब अपना राइट वो किसी और को भी दे सकता है। और अगर तो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस चीज के ऊपर कोई प्रोहिबिशन लगा रहा है देन इट्स फाइन, अदरवाइज कोई भी शेयर होल्डर इस राइट को रिनाउंस कर सकता है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, टाइम कितना स्पेसिफाई है, 15 से लेकर 30 दिन, मिनिमम 15 दिन देने हैं आपने शेयर होल्डर को, मैक्सिमम 30। इन ड्यूरेशन के अंदर वो अप्लाई या फिर रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस or the receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given, he declined to accept the shares offered, the board of directors may dispose of them in such manner which is not disadvantageous to the shareholder and the company। तो अगर कोई भी शेयर होल्डर ये कहता है कि हमने जी नहीं लेना, इस राइट को यूज नहीं करना, तो उस केस में जो कंपनी है वो इन शेयर्स को कैंसिल भी कर सकती है या फिर किसी और को इशू भी कर सकती है। डन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस क्या कहती है, द शेयर एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दो, आप इस चीज़ को कैंसिल भी कर सकते हैं। उनको देने की मतलब ज़रूरत नहीं है, उनको ये राइट देने की ज़रूरत नहीं है, राइट इशू की ज़रूरत नहीं है। कौन से केसेस में, तो पहला है हमारे पास सिचुएशन 1। सो सिचुएशन 1 हमें कहती है टू द एम्प्लॉयज़ अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन। अगर तो आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो उस केस में राइट इशू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड सिचुएशन ये कहती है टू एनी पर्सन ईदर फॉर द कैश for a consideration other than cash if the price of such share is determined by the valuation report of the registered valuer subject to the certain specified condition। तो एक स्पेसिफिक केस बता दिया गया कि जहां पर आपका रजिस्टर वैल्यूअर वैल्यूएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनाता है, वैल्यू डिटरमिन करता है, और उस टाइम पर अगर आप शेयर्स को इशू कर रहे हैं तब राइट इशू करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3, द थर्ड सिचुएशन, समटाइम कंपनी बोरो मनी थ्रू द डिबेंचर और लोन एंड गिव देयर क्रेडिटर एन ऑप्शन टू बाय द इक्विटी शेयर। कहते हैं कभी कभी कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर होल्डर्स को या लोन जो जहाँ से भी लिया है उनको इक्विटी शेयर दे देती है। तो उस केस में अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तब आपको बाय बैक जो राइट इशू है वो देने की ज़रूरत नहीं है। एन ऑप्शन ऑफ अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय द इक्विटी शेयर ऑन द फ्यूचर डेट एट अ प्राइस एग्रीड इन द एडवांस। तो इसको अगर सिंपल करके मैं आपको समझाऊं तो अगर आपने शेयर्स को किसी स्पेसिफिक कंडीशन में इशू किया है, जैसे कि अगर आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हो या फिर अपने किसी भी और क्रेडिटर को दे रहे हो, तो उस केस में राइट इशू अगर आप नहीं भी देते इवन देन दैट इज फाइन। देन फोर्थ कंडीशन इज इट इज अ स्पेशल सिचुएशन where the loan has been obtained from the government and government in public interest directs the debenture and loan to be converted in the equity share। तो एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पर आपने लोन किससे लिया है, गवर्नमेंट से लिया है, और गवर्नमेंट कहती है कि हमारे लोन को कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर में, तब आपको इक्विटी शेयर इशू करने हैं। बट उस कंडीशन में अगर आप चाहो तो आप राइट इशू चाहे ना इशू करो, ठीक है, राइट इशू जो है मत दो। तो मैंने एक बीच में वर्ड यूज किया था दैट इज राइट ऑफ रिनोकेशन। सो दिस इज द राइट वेयर
the holder of the share. It refers to the right of the shareholder to surrender his right to buy the security and transfer such right to any other person. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी का। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी का, तो उसके पास सबसे पहले कंपनी आती है, उसको राइट देती है कि हम शेयर्स इशू करने लगे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। बट ए जो है वो कहता है कि जी मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे राइट को ट्रांसफ़र कर दो बी को, तो वो सिचुएशन कहलाएगी राइट टू रिनाउंस द शेयर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ राइट। बट अगर हम इसको इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मुझे जो है आपके साथ डिफरेंस उसको भी डिस्कस करना है। सो आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरह से वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।